हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी आपकी फाइनेंस इंस्पेक्टर की क्लासेस चल रही है, तो उन्हीं क्लासेस को आगे बरकरार करते हुए आज आपकी क्लास हम लेके आए रिलेटेड टू योर एनपीओ, दैट मींस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी को जैसे पता होगा, ये जो आपका फाइनेंस इंस्पेक्टर एग्जाम है, आपका 100 नंबर का मार्क्स पेपर जाने वाला है, जिसमें से 30 नंबर आपके अकाउंटेंसी के हैं। तो एक बार मैं आपको बताता हूं हमने कौन कौन से टॉपिक अभी तक कवर अप कर लिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं 15 दिन बोल रहा हूं, मैं आपको 10 दिन के अंदर कवर अप कर दूंगा। ठीक है, तो एक आपको बताता हूं डेट फाइनेंस इंस्पेक्टर का जो आपका अकाउंटेंसी है, इसमें हमने जो आपका फर्स्ट टॉपिक है डेट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हम कंप्लीट कर चुके हैं। बस इसके एमसीक्यू कराने बाकी, वो मैं आपको करा दूंगा। आपको प्लेलिस्ट में प्रॉपर मैंने प्लेलिस्ट आई बटन में प्रोवाइड कर दिया, आप इधर से देख सकते हो। फिर बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, डेट इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी, सिंगल डबल एंट्री सिस्टम, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बैंक रिकंसिलिएशन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, एक्टिवेशन ऑफ एरर, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट। तो ये जो सेकंड पॉइंट है, ये भी हम मैक्सिमम कवर अप, मैक्सिमम के सारा का सारा ही कवर अप हम कर चुके हैं। ये भी आपको आई बटन में प्लेलिस्ट में प्रोवाइडेड है। ये एक्चुअली मैंने आपके फाइनेंस अकाउंट सिस्टम के जो टॉपिक्स है वो मैंने इधर एक तरह से ट्रांसफर कर दिया, आप इधर से देख सकते हो। फिर बात करते हैं कल का लेक्चर जो हमने डिस्कस किया रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन। कल आपको सो समझ आई होगी क्या है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मीनिंग तो पहले आपको पता होगा, लेकिन अब आपको पता चला होगा कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के क्या डिफरेंट मीन्स है, किस तरह के से इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने कल वाला लेक्चर नहीं देखा, वो भी आपको ऊपर आई बटन में प्रोवाइड है, आप उसे भी देख सकते हो। तो आज बता दूं, हम आपके 3 टॉपिक कवर अप करने वाले हैं। एक्चुअल में एक ही टॉपिक है, बस इन्होंने लिख दिए हैं। आपको बता दूं, एक है आपका नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ जिसे बोलते हैं। अब इसी के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, डेट इज रिसिप्ट ऑफ पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये इसी के एक सब पार्ट्स है, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं अलॉन्ग विद द एमसीक्यू। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब आप सभी को याद होगा, अभी तक हमने अकाउंटेंसी में क्या पढ़ा है सर? अभी तक हमने अकाउंटेंसी ना एक अकाउंटेंसी साइकिल पढ़ा था। जी सर, अकाउंटेंसी साइकिल में क्या था सर? एक जनरल एंट्री होती है, जनरल एंट्री के बाद हमारा लेजर अकाउंट होता है, लेजर अकाउंट के बाद हमारा ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता था। वो हमारा किस पर्पस के लिए बनता था? वो हमारा बनता था फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मेन मोटो है प्रॉफिट कमाना। लाइकवाइज योर बिजनेस, लाइकवाइज योर पार्टनरशिप फर्म, लाइकवाइज योर कंपनी, लाइकवाइज योर जॉइंट फैमिली बिजनेस, ये सब कुछ क्या थे? इनका मेन मोटो क्या था? हमने पैसा कमाना है, हमने कमाई करनी है, हमने प्रॉफिट कमाना है, वो उनका मेन मोटिव था। तो अब इधर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती है जिनका मेन मोटो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उनको हम बोलते हैं नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आप सुन के हैरान हो जाएंगे जब मैं इनका नाम लूंगा आपको कि सर क्या ये प्रॉफिट नहीं कमा रहे? ये तो उल्टा हमारे बिजनेस से भी ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो एनपीओ में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन आती है? एनपीओ में हमारी आती है एक स्कूल्स का तो नाम नहीं लीजिए, वो तो नोट छाप रहे हैं। प्राइवेट स्कूल आप खोल लीजिए, आपके पास अगर जगह है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आप उसे प्रॉपर मैनेज कर सकते हो तो आप माला माल हो जाओगे। तो स्कूल्स एक तरह से नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअल में आता है। अगर हम अकाउंटेंसी में बात करें, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग बात करें, तो स्कूल्स को नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बांटा गया। वो बोला जाता है वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बना है, वो पैसा कमाने के लिए नहीं बना। बात करें दूसरे के नाम आप सुन के हैरान हो जाएंगे, दैट इज हॉस्पिटल्स। तो हॉस्पिटल्स को भी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डाला है। वो भी कहता है वो हमारी सर्विस प्रोवाइडर है, नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो बाकी जितने भी आपके क्लब्स लगा लो, और भी अगर आपके रिलीजियस प्लेसेस लगा लो, ये सब कुछ आपकी क्या है? नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अभी भी हमारी कहानी इधर खत्म नहीं होती। अब एक बड़ी मजेदार आपको बात बताने वाला हूं मैं। क्या है डेट, अगर आप एक नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज ए रजिस्टर होते हो, मतलब कि आप अपने आप को रजिस्टर कर देते हो एज अ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, देन यू हैव नॉट टू पे एनी टैक्स। तो अब आप सभी के मन में लड्डू फूटा होगा, सर मेरे पास जमीन पड़ी है, मेरे पास जगह पड़ी है, जल्दी से मैं स्कूल खोल लेता हूं, अपने आप को एनपीओ में रजिस्टर कर लेता हूं और जल्दी से ना मुझे टैक्स देना पड़ेगा और मेरे पास पैसा ही पैसा हो जाएगा। ठीक है, तो एक और चीज याद रखना कि जो एनपीओ है, अगर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका टैक्स एग्जम्प्ट है अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स लॉ। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको मेन चीज तो बता दी। अब देखो, इसमें भी अकाउंटेंसी होती है, क्योंकि हमने भी तो इनके खाते रखने हैं। इनके खाते हमने मेंबर्स को बताने हैं, कितना डोनेशन आया, इस डोनेशन को हमने कहां कहां लगाया, कहां कहां यूटिलाइज किया, उसके कितना कैपिटल फंड बचा, उसमें हमने निकालना है। हमने भी उसमें अपने खाते लिखने हैं कि कौन कितना पैसा दे गया, क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज को देखती है, गवर्नमेंट ये चीज मांगती है, मेंबर्स ये चीज मांगते हैं। ठीक है, तो एनपीओ में अकाउंटेंसी हमने जो पढ़ना है वो हमने आगे इसमें कवर अप करना। आपको बता दूं, इसमें भी बाकियों की तरह जनरल एंट्री होती है, इसमें भी बाकियों की तरह लेजर अकाउंट्स बनते हैं, इसमें भी बाकियों की तरह ट्रायल बैलेंस बनता है। अब ट्रायल बैलेंस के बाद क्या होता था सर? ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें भी बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
लेकिन इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ा अलग होता है। मतलब ट्रेडिंग तक बिल्कुल सेम है। हम ट्रेडिंग के बाद क्या बनाते हैं सर, सॉरी ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनाते हैं सर, ट्रेडिंग अकाउंट। हम ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनाते हैं सर, ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता, इसमें बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कौन सा बनता है सर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब इसको अगर मैं दूसरा नाम देना चाहूं, इसका दूसरा नाम है कैश बुक। सिंपल, पैसा आया तो रिसिप्ट में डाल दो, पैसा गया तो पेमेंट में डाल दो, बस यही है। रिसिप्ट एंड पेमेंट का दूसरा नाम है कैश बुक। अब उसमें ट्रेडिंग के बाद बनता था सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। समझ आई? देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा सर, जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रायल बैलेंस के बाद बनाती थी, दैट फर्स्ट वन ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रायल बैलेंस के बाद बनाएगी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो हमारा कैश बुक की तरह डिट्टो सेम है। पैसा आया तो डेबिट साइड, पैसा गया तो क्रेडिट साइड। फिर सर बात हुई थी कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन हमारा एनपीओ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता, उसकी जगह क्या बनता है सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें भी हम क्या करेंगे, जितने भी खर्चे हैं डेबिट साइड, जितनी भी इनकम है क्रेडिट साइड। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं, आपको आगे मैं पूरा क्लियर कराऊंगा क्या चीज है, उधर से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी तक मैंने आपको आइडिया दे दिया, आपका एक तरह से मैंने बता दिया है एक कि हमने आगे पढ़ना क्या है, तभी आपको आगे समझ आने वाला है। बात करते हैं मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ एनपीओ। मैंने लिखा गया है, मैं देखो थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको दे देता हूं, बिल्कुल हिंदी भाषा में, सरल भाषा में आपको समझा दूंगा ताकि आप तक पूरा पहुंच जाए, क्योंकि हमारा मेन मोटो यही रहता है कंसेप्ट पाओ मार्क्स लाओ। आपने कंसेप्ट पा लिया तो आपको मार्क्स अपने आप आपके पास आएंगे। ठीक है, दौड़ते हुए आएंगे, आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दौड़ते हुए आएंगे। तो क्या कहता है मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ एनपीओ, क्या कहता है, दीज आर द इंस्टीट्यूशन दैट आर सेट अप विद जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टू रेंडिंग सर्विसेज। तो मेन मोटो क्या हो गया एनपीओ का, ये क्वेश्चन बनता सकता है सर, एनपीओ का मेन मोटो हो गया हमने सर्विसेज देनी है, पैसा कमाना हमारा मेन मोटो नहीं है। ठीक है, प्रोवाइडिंग अदर सोशल एक्टिविटीज टू एनहांस द वेलफेयर ऑफ ए जनरल और पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। दूसरा बात होती है द एम ऑफ सच इंस्टीट्यूशन इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, वो मैं आपको बता चुका हूं। A separate legal entity is not owned by individual or enterprise, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं। जस्ट लाइक अ बिजनेस, बिजनेस में भी क्या होता है, बिजनेसमैन और बिजनेस जो है वो अलग अलग है, वैसे ही एनपीओ में और एनपीओ के मेंबर्स अलग अलग हैं, वो एक चीज नहीं होते। एनपीओ में आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे आपने रजिस्टर करना पड़ेगा, वो अपने नाम पे कुछ भी खरीद बेच सकती है। नेक्स्ट बात करते थे एग्जांपल्स, आप देख सकते हो इधर एग्जांपल्स लिखी हैं, स्कूल, कॉलेज, पब्लिक हॉस्पिटल, लिटरेसी सोसाइटीज फॉर प्रोमोटिंग स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर, ये सब कुछ क्या है, एनपीओज है। ये सब कुछ क्या है, एनपीओज है, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बने। बाद में बात करते हैं फीचर्स। देखो मैंने अब थ्योरेटिकल पोर्शन में थोड़ा ज्यादा फोकस किया, आपने एफए का भी एग्जाम देखा होगा, नो डाउट मैं आपको प्रैक्टिकल भी कराऊंगा, आज ही के लेक्चर में प्रैक्टिकल भी कराऊंगा, लेकिन मैं थ्योरेटिकल इसलिए लेके आया हूं, फीचर्स लेके आया हूं। आप सब सोचेंगे सर आप फीचर्स क्यों लेके आ गए, सर ये क्यों लेके आ गए। अभी मैंने 3-4 जो डिफरेंस डाले हुए इस क्वेश्चन में, मेरा मेन यही है कि आपको ना पता चल जाए है क्या, क्योंकि आपको पता होगा, आपने एग्जाम देखे होंगे अभी जो रिसेंटली हुए हैं, चाहे आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या कोई और भी लगा लो, उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर। तो उधर आपको 3 में से बताने पड़ते हैं कौन सा इसका फीचर है, कौन सा इसका फीचर नहीं है। तो वैसे ही बस मैं आपको मोटा मोटा आइडिया देना चाहता हूं क्या क्या इसके फीचर हो सकते हैं। बात होती है, पहला फीचर होता है इट इज फॉर्म्ड बाय प्रमोटर्स, प्रमोटर्स इसे फॉर्म करते हैं, बस इतना याद रखो और कुछ नहीं। दूसरी चीज बात करते हैं सेपरेट एग्जिस्टेंस, जस्ट लाइक ए बिजनेस, जो बिजनेस है और बिजनेसमैन क्या होता है, अलग अलग होता है, वैसे ही एनपीओ जो है और एनपीओ को जो प्रमोट करने वाले वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है। पर्पस क्या है, पर्पस मैं आपको बता चुका हूं, टू रेंडर सर्विसेज। बाद में बात करें फॉर्म, इट इज सेटअप बाय अ चैरिटेबल सोसाइटी और ट्रस्ट। अब नो प्रॉफिट मोटिव, वो मैं आपको बता चुका हूं। फिर बात करते हैं मैनेजमेंट, इसे मैनेज कौन करता है, मैनेज इसको करने वाले होते हैं ट्रस्टीज बनाए जाते हैं, इसके मैनेजिंग कमेटी बनाई जाती है। आप चाहे मंदिरों की ही लगा लो, मंदिर में भी क्या होता है सर, ट्रस्टी बैठे होते हैं, उनकी एक प्रॉपर आप कह सकते हो मीटिंग कराई जाती है, हाँ अब हमने इधर इतना पैसा लगाना है, मंदिर को इधर से रेनोवेट करना है एंड सो ऑन। ठीक है, तो उसमें जो है जो मैनेज बाय ग्रुप ऑफ पीपल, हम उन्हें क्या बोलते हैं, ट्रस्टी। तो आपसे पूछा जा सकता है एनपीओ मैनेज करने वाले कौन होते हैं, तो एक तरह से वो ट्रस्टीज उसे खिलाया जाता है। आगे बात करते हैं फंडिंग,
उन्हें फंड कौन प्रोवाइड करता है? तो फंडिंग क्या होता है? हम लोग ही उन्हें फंड प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शंस। हम उधर की चाहे सब्सक्रिप्शंस ले लेते हैं, या डोनेशंस करते हैं, या गवर्नमेंट ग्रांट्स देते हैं, या अदर रिसिप्ट्स। ये इनकी मेन फंडिंग है, इनको इधर से पैसा आता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्ट बेचते हैं। एनपीओ में आप कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, एनपीओ में आप क्या कर रहे हो? सर्विसेज रेंडर कर रहे हो। नेक्स्ट अकाउंट्स। अकाउंट्स के बारे में आपको बता चुका हूं कि इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें नहीं बनता, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसमें क्या बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आगे बात करते हैं एनपीओ और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है। तो एनपीओ एंड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आप देख सकते हो इनका पर्पस है सर्विस प्रोवाइड करना, इनका पर्पस है कमाई करना। फॉर्मेशन मैनेजमेंट अभी मैं आपको बता, ट्रस्टी करता है, ये एंटरप्रेन्योर, आगे उसके डिपेंड करता है कि आगे वो हायर्स करना चाहता है कि क्या करना चाहता है। ठीक है, फंड्स की बात करें तो एनपीओ में फंड्स कौन प्रोवाइड करेगा? आपने अभी पढ़ा कि फंड्स इसमें डोनेशन के हिसाब से आएगा, लेकिन इसमें फंड्स कौन प्रोप्राइटर लगाएगा या कोई पार्टनर होगा वो लगाएगा। आगे बात करते हैं थर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, वैसे फोर्थ है ये। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या रहेंगी? इसमें फाइनल अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं सर? एनपीओ में फाइनल अकाउंट्स अभी मैंने बताया आपको, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये आपसे पूछा जा सकता है, जो मैंने आपको ऊपर बता चुका हूं। आगे बात करते हैं सरप्लस। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कहने वाला हूं। आपको पता होगा सर, जब नेट प्रॉफिट में, ठीक है सॉरी नेट प्रॉफिट नहीं, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारी क्रेडिट साइड बड़ी होती थी डेबिट साइड से, मतलब कि क्रेडिट साइड कौन सी होती है सर? इनकम वाली साइड। मतलब कि जब हमारी इनकम होती थी ज्यादा एज कंपेयर टू एक्सपेंसेस, तो हमारा क्या होता था सर? तब वो हमारा आता था नेट प्रॉफिट। लेकिन ये बात इधर चेंज होती है, हमारे एनपीओ में इसको नेट प्रॉफिट नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है सरप्लस। क्या बोला जाता है? सरप्लस। इस चीज को ध्यान में रखना, एग्जामिनर ये मैं गारंटी देता हूं ये क्वेश्चन आने वाला है। मेरा सिक्स सेंस कह रहा है इस तरह का एक टॉप क्वेश्चन आपको आने वाला है जो आपको कंफ्यूज करने वाला होगा। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपका अगर आपकी इनकम ज्यादा एज कम्पेयर टू एक्सपेंडिचर, उसे बोलेंगे सरप्लस। अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम से, तो उसे बोलेंगे डिफिसिट। उसे हम क्या बोलेंगे? डिफिसिट। ये चीज आपने याद रखनी है। मतलब नेट लॉस का दूसरा नाम एनपीओ में डिफिसिट। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। मैंने आपको बता दिया कि एनपीओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 आइटम्स आती हैं, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। और इसी को हमने आगे पढ़ना है आगे लेक्चर में। तो पकड़ते हैं सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अभी तक होप्स तो आपको क्लियर होगा एनपीओ है क्या, क्या है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ है। ठीक है, तो अब बात करते हैं उसके फाइनल अकाउंट्स की। उसका फाइनल अकाउंट्स में पहला आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का दूसरा नाम क्या बोला सर? आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का दूसरा नाम बोला कैश अकाउंट। जस्ट लाइक कैश अकाउंट। हम कैश अकाउंट कैसे बनाते थे सर? हम कैश अकाउंट बनाते थे, एक डेबिट और क्रेडिट होता था, वैसे ही इसमें भी एक डेबिट और क्रेडिट होता है। डेबिट साइड इसकी होती है रिसिप्ट साइड, मतलब जब जब पैसा आया तो रिसिप्ट साइड, जब जब पैसा गया तो पेमेंट साइड। आपने याद रखना है ये जो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कैश बेसिस। हमें कोई लेना देना नहीं, 10 साल पुराना पैसा आया, हमें कोई लेना देना नहीं 5 साल आगे का पैसा एडवांस में आ गया, हमें कोई लेना देना नहीं कि इस महीने का खर्चा आ गया। हमें सिर्फ और सिर्फ लेना देना है पैसा आया या पैसा गया, हमें उसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है, रिसिप्ट पेमेंट इज डन ऑन द कैश बेसिस। पैसा आएगा तो एंट्री होगी, पैसा जाएगा तो एंट्री होगी। अगर पैसा नहीं आएगा ना तो एंट्री नहीं होगी, चाहे वो ड्यू होगी हो। हमने अकाउंटेंसी में क्या पढ़ा? एक्रूअल बेसिस। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट एक्रूअल बेसिस पे नहीं होता। दूसरी बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रुको, पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट के बारे में एक और चीज मैं बताता हूं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने आपको क्या बोला सर? इसका दूसरा नाम है कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट का मतलब कि इसमें ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस होगा इसका ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश या बैंक। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। इसका सर एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? जैसे हमने ट्रेडिंग में देखा था एंड रिजल्ट निकलता ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, लेकिन इसमें एंड रिजल्ट क्या निकलेगा सर? इसका एंड रिजल्ट निकलेगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक।
क्या निकलेगा? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। अब क्या होता है उसके बाद हमारा बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की आपने मेन चीज बात ये रखनी है, इसमें भी डेबिट और क्रेडिट होता है। डेबिट साइड आपके एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड आपकी इनकम। अब इसमें एंट्री किस हिसाब से होती है? इसमें एंट्री होती है एक्रूअल बेसिस पे। एक्रूअल बेसिस का मतलब है आपका आउटस्टैंडिंग आइटम्स आने वाली हैं, आपकी प्रीपेड आइटम्स आने वाली हैं। याद होगा आप सभी को, ऐड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड वही आगे करना है। इस क्रेडिट आपको एमसीक्यू आने वाला है, जल्दी से याद रखना, अभी मैं आपको कराने वाला हूं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही है, बस थोड़े से माइनर से चेंजेस कर दिए। जैसे कि उसमें नेट प्रॉफिट को बोला जाता था, इसमें क्या बोला जाएगा सर? सरप्लस। उसमें नेट लॉस बोला जाता था, तो इसमें क्या बोलेंगे सर? डिफिसिट। सर ये भी एक्रूअल बेसिस पे होता है, वो भी एक्रूअल बेसिस पे होता है। सर इसमें भी ऐड आउटस्टैंडिंग, उसमें भी ऐड आउटस्टैंडिंग, लेस प्रीपेड, उसमें भी लेस प्रीपेड, बस ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है। उसके बाद बनता है बैलेंस शीट। अगर तो सरप्लस हुआ कैपिटल फंड में प्लस, अगर तो डिफिसिट हुआ कैपिटल फंड में से माइनस। जो हम करते थे नेट प्रॉफिट को क्या करते थे सर? कैपिटल में ऐड। नेट लॉस को क्या करते थे सर? कैपिटल में से लेस। तो वही चीज है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। पहला हम पकड़ते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। होप सो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, और अगर आइडिया नहीं भी हुआ आगे घबराओ मत, आइडिया पूरा आपके मन के अंदर बिठा के जाएंगे हम, उसको पूरा सेटल करके जाएंगे आपके दिमाग में। तो बात होती है पहले मीनिंग। इट इज एन अकाउंट दैट शोज द समरी ऑफ ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन अकर ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। इट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक एंड विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। यही चीज आपको एमसीक्यू में आ सकती है कि आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट कैसे होता है? सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक से, और खत्म किससे होता है सर? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक से। अब ये कौन सा अकाउंट है? दिस अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। इसको आप याद रखना, अपने मन में बिठा लो कि हाँ रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है। आर से रिसिप्ट इज ए रियल अकाउंट, क्योंकि ये हमारा कैश बैलेंस बताता है। कैश बैलेंस से स्टार्ट होता है, कैश बैलेंस से खत्म होता है, तो ये हमारा कौन सा अकाउंट है सर? ये रियल अकाउंट। एंड लेज द बेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। अब इसके फीचर्स क्या आते हैं? इसके फीचर्स पहले हम पढ़ चुके हैं नेचर से, इसका नेचर है रियल अकाउंट। फिर बात करते हैं रिकॉर्डिंग ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, तो ये कैश बेसिस पे होता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। इस कैश बेसिस को याद रखो। ये आपसे पूछा जाता है कि किस बेसिस पे होता है सर? कैश बेसिस पे होता है कि एक्रूअल होता है कि बोथ होता है कि नन होता है? तो इसका आंसर होगा सर ये कैश बेसिस पे होता है। अब बात होती है कि ये कौन सी ट्रांजेक्शन अपने में रिकॉर्ड करता है, तो मैं आपको बता दूं इट रिकॉर्ड्स बोथ। हमने दो तरह के एक्सपेंडिचर, दो तरह के रिसिप्ट्स पढ़ी हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसमें दोनों तरह के नेचर आते हैं, ठीक है। ये कोई भेदभाव नहीं करता। कहते तेरा पैसा आ रहा है, बस पैसा आ रहा है तो एंट्री कर रहा हूं, पैसा जा रहा है तो एंट्री कर रहा हूं, बस। ये कोई भेदभाव नहीं करता। आगे हम पढ़ेंगे, आगे भेदभाव करने वाला इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फिर दूसरी बात होती है पीरियड। पीरियड की अगर बात करें तो पीरियड में भी एक भेदभाव नहीं करता। कहता है अगर 10 साल पुराना भी पैसा आ रहा है तो भी मैं एंट्री लूंगा, 20 साल आगे का भी पैसा आ गया तब भी मैं एंट्री कर दूंगा। मतलब कि ये पास्ट की भी बात कर लो, करंट की भी बात कर लो और फ्यूचर की भी बात कर लो, तीनों की तीनों एंट्रियां लेगा। चाहे 10 साल पुराना पैसा हो या 10 साल आगे का पैसा आ चुका हो, हमेशा इसकी एंट्री होगी। बस पैसा आना या जाना चाहिए। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस आपको बता चुका हूं। ओपनिंग बैलेंस आपका कैश और बैंक का बैलेंस रहेगा और क्लोजिंग बैलेंस आपका कैश और बैंक का रहेगा। फिर बात होती है एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम देखेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ पैसा आया तो एंट्री करो बस। पर्पस, तो इसका पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है टू शो द अमाउंट रिसीव्ड एंड अमाउंट पेड, नथिंग एल्स, ठीक है। फिर बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। एक बार हम फॉर्मेट देख लेते हैं। देखो कोई खास फॉर्मेट नहीं है, सिंपल पैसा आया तो डेबिट साइड। आपसे पूछा जा सकता है डेबिट साइड का दूसरा नाम क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सर रिसिप्ट अकाउंट, रिसिप्ट साइड। सर क्रेडिट साइड का क्या दूसरा नाम है? सर पेमेंट साइड। मतलब कि जब जब पैसा गया, मतलब सैलरी गई, रेंट गया, पोस्टेज एक्सपेंस, ये सारे देखो खर्चे हैं, ये सब कहां पे आएंगे? क्रेडिट साइड। ये देखो ये सारी इनकम है। सब्सक्रिप्शन इज योर इनकम, डोनेशन इज योर इनकम, जनरल ग्रांट इज योर इनकम। मतलब कोई डोनेशन दे गया, आपका कोई स्कूल है तो स्कूल में कोई डोनेशन दे गया, आपके डिविडेंड्स आपको आए, आपको रेंट रिसीव्ड हुआ, लाइफ मेंबरशिप फी है, जितनी भी ये सब कुछ है, ये साथ जब आपको पैसा आ रहा है तो उसको हम डालेंगे डेबिट साइड और दोनों का हम टोटल मारेंगे। हम इधर का करेंगे टोटल।
इसके टोटल में से माइनस करेंगे, जो बैलेंस बचेगा तो वो हमारा क्या आएगा सर, बैलेंस कैरी डाउन। ये हमारा होगा क्लोजिंग बैलेंस, मतलब कि इधर का बैलेंस में से ये वाला बैलेंस माइनस किया तो इधर हमारा आ जाएगा। तो हम देखेंगे फॉर एग्जांपल इधर हमारा बैलेंस है 100 रुपए, अब हम देखेंगे हमारे पास 100 रुपए ही पड़े हैं ना, कहीं ये ना हो 80 रुपए पड़े हो, तो 20 रुपए कहीं हो गए हैं गुम। इधर से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पैसे में घोटाला हुआ है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। ठीक है, तो इधर से हमें पता चल गया कि हाँ पैसा हमारे पास पड़ा हुआ इतना तो इतना। अब आपसे पूछा जाएगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का यूजुअली वर्ड यूज कर रहा हूं, हम जेकेएसएसबी की तरह नहीं है जो फ्रीक्वेंटली वर्ड यूज करते हैं, मैं आपको बोल रहा हूं यूजुअली, ज्यादातर इसका बैलेंस क्या रहता है, सो इसका ज्यादातर बैलेंस रहता है डेबिट। आप देख सकते हो ये वाला बैलेंस इस तरफ चल जाएगा तो डेबिट साइड हो जाएगा ना, ये क्लोजिंग बैलेंस है, एक्चुअली हम ओपनिंग बैलेंस देखते हैं। तो कैश का बैलेंस क्या होता है सर, डेबिट होता है, तो इसका बैलेंस ज्यादातर डेबिट ही रहता है, 99% डेबिट रहता है। कुछ केसेस में आपका बैलेंस, बैंक का बैलेंस माइनस में चलेगा, कैश का माइनस मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस है तो देख लेते हैं। कुछ खास डिफरेंस तो है नहीं इसमें, कि आप देख सकते हो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बनता है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, कैश बुक में बनता है अदर ऑर्गेनाइजेशन में। पीरियड की बात करें, इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ये कब बनाया जाता है, साल के एंड में, मतलब फॉर द पीरियड है, एक पीरियड के लिए बनाया जाता है। ये भी चीज आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कितनी पीरियड के एंड में तो बनाया जाता है, लेकिन कि किसकी ऑन ए पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है कि फॉर ए पीरियड बनाया जाता है, एक पीरियड के लिए बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कैश बुक की बात करें, ये डेली बेसिस का काम है इसका। स्टेटमेंट वर्सेस अकाउंट, तो आपको बात करें तो इट कैन बी रिगार्डेड एज स्टेटमेंट रादर देन अकाउंट, अनलाइक ऑर्डिनरी अकाउंट्स इट डज नॉट शो डेट, लेजर फोलियो वगैरह। तो इसमें आपको डेट, लेजर फोलियो नहीं है, तो उसके कारण हम इसे स्टेटमेंट भी कभी कभी कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन जो कैश बुक है इट इज रिगार्डेड एज ए अकाउंट। इंस्टीट्यूशन मैंने आपको पढ़ लिया, डेट वगैरह हमने पढ़ ली। साइड, तो रिसिप्ट साइड इसकी एक होती है, एक आपकी पेमेंट वाली साइड होती है, इसमें एक डेबिट होती है, एक क्रेडिट होती है। लेजर फोलियो बात करें, इट डज नॉट हैव एनी कॉलम फॉर लेजर फोलियो, इट हैज ए सेपरेट कॉलम फॉर लेजर फोलियो। ठीक है, अब बात करते हैं, होप सो आपको पहले ना रिसिप्ट एंड पेमेंट क्लियर हो गया होगा, बस इतना ही था, रिसिप्ट एंड पेमेंट खत्म। एनपीओ हमने पढ़ लिया, रिसिप्ट एंड पेमेंट हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे दैट इज आर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अगर आप मन लगाकर, दिल लगाकर, कान खोलकर सुनोगे, समझोगे, जैसे जैसे मैं आपको कहूंगा वैसा करोगे, तो ये कॉम्प्लिकेशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पहले हम मीनिंग पढ़ते हैं। देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने बताया था दैट इट इज सेम एज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जी सर, हमने पढ़ा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपने बहुत बढ़िया पढ़ाया था, उसमें आपने बताया था अगर हमारी क्रेडिट साइड बड़ी होगी डेबिट साइड से तो हमें हो जाएगी नेट प्रॉफिट, अगर हमारा डेबिट साइड बड़ा होगा क्रेडिट साइड से तो हमें हो जाएगा नेट लॉस। तो लेकिन इधर नेट प्रॉफिट नेट लॉस नहीं होता, इसमें क्या होता है सर, सरप्लस होता है, मतलब कि सरप्लस का दूसरा नाम क्या है, नेट प्रॉफिट, और डिफिसिट होता है, डिफिसिट का दूसरा नाम है नेट लॉस। अब इसमें किस तरह के आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर आती है, तो इसमें आपने याद रखना इट इज ऑन द एक्रूअल बेसिस। ये कब कब होते हैं, एक्रूअल बेसिस पे होती है। आपने मतलब कि इस साल का ही पैसा डालना है, आपने ना ही फ्यूचर का पैसा डालना है, ना ही आपका पास्ट का पैसा होना चाहिए। मतलब कि आपके फॉर एग्जांपल 2000 मेंबर्स हैं, चलो 2000 छोड़ दो, 200 मेंबर्स हैं, और हर एक की मेंबरशिप फी है 1000, तो आपकी साल भर की मेंबरशिप फी कितनी आनी चाहिए सर, साल भर की हमारे पास मेंबरशिप आनी चाहिए 1 2 3 4 5 2 लाख। साल भर की हमारी मेंबरशिप कितनी आनी चाहिए, 2 लाख, लेकिन हमें आई है 1,80,000, इधर से हमें बचा 20,000 हमारी है पेंडिंग, तो हम उधर करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग 20,000, बस ये फर्क है। मतलब कि आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से बेसिस पे होना चाहिए सर, एक्रूअल बेसिस पे होना चाहिए, ना कि कैश बेसिस। सर हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो चलो हमने प्रिपेयर कर लिया, अब इसमें किस नेचर के एक्सपेंसेस आते हैं, किस नेचर की रिसिप्ट्स आती है, तो आपने याद रखना है इसमें आपकी आती है रिलेटेड योर रेवेन्यू नेचर। आपको याद होगा दो तरह के नेचर्स होते हैं हमारे, एक कैपिटल नेचर होता है, एक रेवेन्यू नेचर होता है। जी सर, कैपिटल नेचर वो होता है सर जो जिसका बेनिफिट हमें 5 साल 6 साल 7 साल आगे बड़े बड़े सालों में मिलने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, क्या बिल्डिंग को आप एक ही साल में पूरा कंज्यूम कर जाओगे, नहीं, बिल्डिंग की लाइफ होगी क्या था 10 साल 12 साल, 12 साल तक हम उसके बेनिफिट लेते रहेंगे।
लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो होती हैं जो डेली बेसिस पे होते हैं, महीने में 1-2 बार हो ही जाते हैं मिनिमम, उनको बोलते हैं रेवेन्यू नेचर। तो आपसे पूछा जा सकता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने कौन से डालने हैं सर? रेवेन्यू नेचर के डालने हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से रेवेन्यू के होते हैं, कौन कौन से आपके कैपिटल के होते हैं, क्योंकि एनपीओ में ना कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आपको थोड़ी खटकाएंगी, थोड़ी सी डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है? तो उनको आपने याद रखना है कि किनको हमने रेवेन्यू में डालना है, किनको हमने कैपिटल में डालना है। तो चलो अब आगे पढ़ते हैं कि लिखा क्या है। इधर पहली लाइन ये लिखी है सर, P&L अकाउंट की तरह, बस इट शोज ऑल रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब कि इसमें कैपिटल नहीं आती, याद रखना, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रेवेन्यू नहीं आते। इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। कब बनाया जाता है सर? अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में, फॉर द पीरियड एंडिंग। एक पीरियड एंडिंग के लिए बनाया जाता है, एक पीरियड के लिए बनाया जाता है, पूरे साल के लिए बनाया जाता है, ऑन एक्रूअल बेसिस। इट डिटरमाइंस द रिजल्ट ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट हैज सरप्लस और डिफिसिट। वो मैंने आपको बता दिया, इट हैज टू साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट, ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर ऑन द क्रेडिट साइड एंड ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑन द डेबिट साइड। एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड इज टर्म्ड एज सरप्लस। वो मैंने आपको बता दिया, क्रेडिट साइड इज यार इनकम साइड, इनकम से जब ज्यादा हमारे एक्सपेंसेस होंगे तो डेट इज आर सरप्लस, अगर हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे इनकम से तो डेट इज आर डिफिसिट। Such surplus or deficit as a case may be is either added to or deducted from capital fund in the balance sheet. अगर आपका सरप्लस होगा तो कैपिटल में हम क्या कर देंगे सर? ऐड। अगर आपका डिफिसिट होगा तो सर हम कैपिटल में कर देंगे माइनस। वही पुरानी रीत चलती आ रही है। बाद में बात करते हैं नेचर। नेचर अब आपने याद रखना है सर, हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का नेचर है नॉमिनल। क्यों सर? क्योंकि इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर आ रहे हैं। हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा सर? रियल अकाउंट था। और रेवेन्यू एक्सपेंसेस हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया, हमारी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा है? कैश बेसिस। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करें, दैट इज अ एक्रूअल बेसिस। पीरियड, इट रिकॉर्ड्स ओनली दोज एक्सपेंसेस एंड इनकम विच रिलेट टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड, मतलब करंट को ही रिकॉर्ड करता है। अगर पास्ट की है उसको माइनस कर देंगे, फ्यूचर के तो उसको भी हटा देंगे, उसको भी गुम कर देंगे। हमें फ्यूचर और पास्ट से कोई लेना देना है। हमने इसमें पता करना है कि इस साल हमने कितनी कमाई की, हमने पता करना है कि इस साल हमें कितने का लॉस हुआ। तो उस पर्पज के लिए हम बनाते हैं पीरियड, एक प्रॉपर पीरियड के लिए। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, तो इसका ओपनिंग बैलेंस कोई भी नहीं होता, मैं बताता हूं, ठीक है? जैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस क्या होता है सर? ओपनिंग बैलेंस सर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता था, लेकिन इसमें कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। लेकिन इसका क्लोजिंग बैलेंस होता है या तो सरप्लस या तो डिफिसिट। एडजस्टमेंट्स की बात करें, जी सर इसमें एडजस्टमेंट्स होती हैं, ऐड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। होप सो क्लियर होगा। तो इधर मैं आपको दिखाता हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक प्रॉपर फॉर्मेट। आप देख सकते हो, आपका ऐड आउटस्टैंडिंग हो रही है सैलरी में, लेस आउटस्टैंडिंग हो रही है। सब्सक्रिप्शन इज योर इनकम, एंट्रेंस फी इज योर इनकम, डोनेशन इज योर इनकम, ये आपके रेगुलर बेसिस पे होते हैं। अब ये चीज याद रखना, देखो ये चीज ना मुझे बड़ी ज्यादा हॉन्ट की थी जब मैं इसके बारे में पढ़ा था, जब मैंने 11th-12th में इसके बारे में पढ़ा था, जब मुझे एनपीओ था, मैं कॉमर्स फील्ड का हूं, तो मुझे जब ये चीज मैंने पढ़ी थी, मुझे ये चीज बड़ी तंग करती थी। अब मैंने जब आपको पढ़ाने आया हूं, मैंने भी एक बार इसको एक बार रिवाइज किया, सर होता क्या था, क्योंकि हमारी कहीं और काम नहीं आती, आपका किसी एग्जाम होगा तो उसी में काम आएगी। तो क्या होता है, देखो सब्सक्रिप्शन आपने याद रखना है, जो डोनेशन है, अगर ये डोनेशन दो तरह की होती है, एक होती है जनरल, एक होती है स्पेसिफिक। याद रखना हर एक चीज दो तरह की। फंड्स की बात करते हैं, एक होता है जनरल, एक होता है स्पेसिफिक। अगर वो डोनेशन या पैसा कोई भी जनरल पर्पस के लिए, सिंपल लिखा उन्होंने डोनेशन, तो उसको हम डालेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर बाय चांस उन्होंने लिखा है डोनेशन फॉर ऑडिटोरियम, डोनेशन फॉर ऑडिटोरियम, फॉर ऑडिटोरियम वर्ड यूज हो गया, तो इसका मतलब वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो वो आपने याद रखना, इट इज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज आर कैपिटल इनकम। तो कैपिटल इनकम हमारी कहां पे आती है सर? वो हमारी बैलेंस शीट में आती है, ये चीज याद रखना, ठीक है? मतलब कि आपने याद रखना है सर, डोनेशन जो है हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी आ सकती है, हमारी बैलेंस शीट में भी आ सकती है। अगर सर वो एक जनरल पर्पस के लिए सिंपल डोनेशन वर्ड लिखा है, तो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अगर लिखा है डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स क्लब, डोनेशन फॉर आप लिख सकते हो कि ऑडिटोरियम, डोनेशन फॉर ग्राउंड, किसी भी कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए बना है, तो उसको हम सर डालेंगे दैट इज इन बैलेंस शीट।
सेल ऑफ न्यूज़पेपर, हॉल रेंट, सन्ड्री रिसिप्ट, ये सब कुछ हमारी क्या है सर, इनकम है। बात करें लाइफ मेंबरशिप फी, देखो वर्ड यूज हो रहा है लाइफ मेंबरशिप फी। आप खुद सोचिए, आप लाइफ मेंबरशिप फी लेते हो, मतलब कि मिनिमम साल की होती है लाइफ मेंबरशिप फी, मिनिमम साल बोल रहा हूं, तो ये कौन सा हुआ सर, ये तो हमारा कैपिटल हुआ, कैपिटल रिसिप्ट फी। तो लाइफ मेंबरशिप फी कहां पे आएगी सर, लाइबिलिटी साइड आएगी इन बैलेंस शीट, तो इसलिए हमने इधर लाइफ मेंबरशिप फी नहीं डाली, और ये सब कुछ हमारे इधर खर्चे हैं। ठीक है, होप सो क्लियर होगा। अब आगे हम पढ़ते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिफरेंस। तो आपको मैंने बता चुका हूं वैसे सारे डिफरेंस, इसमें नेट प्रॉफिट होता है, इसमें सरप्लस होता है। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर बिजनेस इंटरप्राइज। ठीक है, यही चीज इसमें आ गई है, आप देख सकते हो। आगे बात करते हैं अब ना कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपको इसको समझना है क्या। पहले बात होती है एंट्रेंस फॉर एडमिशन फी। अगर लिखा होगा एंट्रेंस फॉर एडमिशन फी, तो सर हमने उसको बैलेंस शीट में डालना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालना है। देखो ये चीज अभी मैंने आपको बताई, मुझे बड़ा ज्यादा तंग किया है, तो इसलिए ध्यान से समझना। क्या होता है, इट इज एन अमाउंट दैट इज पेड बाय पर्सन टू बिकम ए मेंबर ऑफ ए एनपीओ, सिंस इट इज रिसीव्ड बाय एनपीओ फ्रॉम इट्स पोटेंशियल मेंबर्स, इट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर कोई एंट्रेंस फी है तो एंट्रेंस फी आपसे पूछी जा सकती है, तो ये कौन सी फी है सर, ये हमारी है रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब कि हम इसे कहां पे रिकॉर्ड करेंगे सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट में नहीं करेंगे। ये चीज आपने याद रखनी है। सर कौन सी साइड पे आएगा, ऑब्वियस सी बात है, हमें पैसा आ रहा है तो इनकम वाली साइड आएगा, क्रेडिट साइड। आगे बात होती है लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी के बारे में मैं बता चुका हूं, ये कैपिटल फंड में एड अप होता है। ठीक है, क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फी नाम ही बता रहा है, लाइफ के लिए आपने मेंबरशिप ले लिया इधर के लिए, तो ये एक दो बारी ही आप कह सकते हो पेमेंट आती है साल में। फिर बात होती है स्पेशल रिसिप्ट्स इन एन एनपीओ। ठीक है, कुछ स्पेशल रिसिप्ट्स भी होते हैं, इट मींस रिसिप्ट्स ऑफ अमाउंट फॉर स्पेशल ओकेजन। इधर आप देख सकते हो, द अमाउंट रिसीव्ड फॉर स्पेशल रिसिप्ट इज क्रेडिट टू सेपरेट अकाउंट, ऑल द एक्सपेंसेस अगेंस्ट दिस रिसिप्ट्स आर debited in the same account, the balance of separate account is transferred to the income and expenditure account. Examples include amount received for annual dinner, annual function, annual conference meeting. ठीक है, अब देखो मैंने आपको अभी ऊपर क्या बताया सर, डोनेशन दो तरह की बताई, एक स्पेसिफिक और एक जनरल, वही चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब फॉर एग्जांपल कोई डोनेशन आया मुझे फॉर एनुअल फंक्शन, डोनेशन क्या है मुझे, एनुअल फंक्शन का। अब ये मेरे लिए लाइबिलिटी है, मेरे लिए ये टेंशन है कि ये जो एनुअल फंक्शन का मुझे डोनेशन आया है, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ एनुअल फंक्शन पे ही यूटिलाइज करना है, मैं और कहीं पैसा ऐसे यूज नहीं कर सकता। इसलिए ये तरह के खर्चे हम कहां पे डालते हैं सर, कैपिटल नेचर। किस में डालते हैं सर, कैपिटल नेचर। सो इट कम्स इन बैलेंस शीट। कहां पे आएगी सर, ये बैलेंस शीट में आएगी। और मेन चीज, अब मैंने एनुअल फंक्शन का मुझे डोनेशन तो आ गया, अब एनुअल फंक्शन का जितना भी खर्चा होगा मैं इसी के अकाउंट में से डिडक्ट करूंगा, और कहीं से पैसा नहीं निकालूंगा। अगर जरूरत पड़ेगी, अगर कम पड़ जाएगा तो बाद में और कहीं से निकालूंगा, वो बाद का प्रोविजन। लेकिन हमने एनुअल फंक्शन का सारा खर्चा इस डोनेशन में से ही करना है। ठीक है, होप सो क्लियर होगा। बाद में बात करते हैं डोनेशन की। तो डोनेशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, दो तरह की, जनरल होती है, एक स्पेसिफिक होती है। अगर जनरल होगी तो आपका किस में आएगा सर, जनरल हमारा आएगा सर इन रेवेन्यू रिसिप्ट, दैट इज इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर सर हम स्पेसिफिक की बात करें तो सर स्पेसिफिक हमारा आएगा दैट इज इन बैलेंस शीट। तो ये हमारी कौन सी होती है सर, कैपिटल नेचर की होती है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ठीक है, डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग, तो ये सब कुछ क्या है, स्पेसिफिक डोनेशन। आप देख सकते हो इसका, इधर मैंने ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा सर, लाइबिलिटी साइड पे हम शो करेंगे, इट इज एडेड टू द कैपिटल फंड अकाउंट। एक और चीज याद रखनी है कि इसमें हम ना इसको कैपिटल नहीं बोलते, कैपिटल फंड बोलते हैं। ठीक है, आगे एक और टर्म आती है लेगेसी, बड़ा अच्छा वर्ड है लेगेसी, बहुत कुछ नया सीखेंगे हम। क्या होता है सर लेगेसी, द अमाउंट विच इज रिसीव्ड एज डोनेशन बाय एनपीओ अंडर विल ऑफ ए डिजीज्ड पर्सन इज नोन एज लेगेसी। आपने फिल्मों में देखा होगा, जब कोई पर्सन अपनी सारी जायदाद, अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर जाता है, किसी ट्रस्ट के नाम कर जाता है अपनी डेथ के बाद, उसको हम बोलते हैं लेगेसी। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर XYZ एक इंसान थे, उनकी हो जाती डेथ, और उनका कोई आगे लीगल हायर नहीं था, उनका कोई सन नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी विल में लिख दिया
कि मेरी डेथ के बाद मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना भी बिजनेस है, वो सारा कहां पे चल जाएगा? चैरिटेबल ट्रस्ट। उन्होंने किसी चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम दे दिया तो उस चीज को बोलेंगे लेगेसी। ये चीज आपने याद रखनी है। तो ये लेगेसी भी आप देखो कभी कभार आएगी, रोज दिहाड़ी का काम तो नहीं है इनका कि आज पहली लेगेसी आ गई, कल फिर से लेगेसी आ गई, फिर लेगेसी आ गई। वंस इन ए ब्लू मून आप कह सकते हो। तो इसको भी हम काम पे डालेंगे सर, इट इज ऑल्सो कम्स इन द कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, आपने ये चीज याद रखनी है। देखो मैक्सिमम हम लेगेसी को क्या करते हैं, कैपिटल नेचर का ही समझते हैं, लेकिन इधर भी वही चीज है कि अगर स्पेसिफिक पर्पस लिखा होगा तो आपने कैपिटल नेचर डालना है, अगर जनरल पर्पस होगा तो हमने उसे रिसिप्टेंट आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालना है। नेक्स्ट बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्रिप्शन में आपको बता चुका हूं, इट इज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम। आपने उनकी सब्सक्रिप्शन लेनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जियो का ही अपना प्लान करते हो, दैट इज ऑल्सो सब्सक्रिप्शन। ठीक है, वो भी एक सब्सक्रिप्शन है। तो इट इज अ मेन सोर्स ऑफ एनपीओ। इट इज पेड बाय द मेंबर्स periodically, which can be quarterly, half yearly, so that the membership remains alive। ठीक है, तो ये भी आपका आता है सब्सक्रिप्शन कैन बी ऑर्डिनरी एंड स्पेशल बेस्ड। अगर ऑर्डिनरी होगी, अगर कुछ नहीं लिखा तो सिंपली हमारा रिसिप्ट आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अगर आपका लिखा हुआ कि ये सब्सक्रिप्शन इस मेन पर्पस के लिए आई है तो हम उसको कहां पे डालेंगे सर? उसको हम डालेंगे कैपिटल नेचर में। ठीक है, यही चीज इधर चलती आ रही है। अब बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आपको बता चुका हूं, इट इज जस्ट लाइक ए कैश बुक एंड इट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका आंसर क्या आएगा सर? हमारा इसका आंसर होता है सरप्लस या डिफिसिट। इसका आंसर होता है सर हमारा कैश या बैंक का बैलेंस। सर ये हमारा कैश बेसिस पे होता है और सर ये हमारा किस पे होता है? डेट एक्रूअल बेसिस पे। सर ये सारी की सारी ट्रांसैक्शन ले लेता है सर, ये सिर्फ और सिर्फ करंट ट्रांसैक्शन लेता है। ठीक है, यही सब कुछ इधर लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एक और चीज लिखी है, इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश आइटम। तो इसमें नॉन कैश आइटम डेट इज डेप्रिसिएशन नहीं आएगी, लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन आएगी। अब देखो इस तरह का आगे मैंने एमसीक्यू भी बहुत डाले, तो इस तरह के आपको एमसीक्यू आने वाले हैं। क्या होता है देखो, आपको ना सब्सक्रिप्शन की अमाउंट दे दी जाएगी। क्या दे दी जाएगी सर? अमाउंट। आपको बोला जाएगा कि आपको साल भर में सब्सक्रिप्शन आई है 1 लाख। अब इस 1 लाख में कुछ पैसा ऐसा भी है जो पिछले साल का है, कुछ ऐसा भी पैसा है जो अगले साल का अभी तक आया ही नहीं है, कुछ पैसा ऐसा भी जो एडवांस में आ गया है, कुछ पैसा ऐसा है जो पिछले साल का अभी बचा भी हुआ है, उनकी हमने ट्रीटमेंट करनी। ठीक है, अब देखो इसका आपने एक ही फॉर्मूला याद रखना है, एक ही नुस्खा याद रखना है। देखो ये, अब देखो आपको ट्रिक बताता हूं कैसे याद रखनी है। मैंने कैसे याद रखा था अपने टाइम पे, मैंने ऐसे याद रखा सर हमारा क्या होता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो गया, जितना पैसा है इधर लिख देंगे, फॉर एग्जांपल 1 लाख। आपको याद होगा मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कराया था सर? ऐड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड। देखो उसमें प्रीपेड नहीं है, सिंपल प्री रिसीव्ड होता है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो हम रिसीव्ड कर रहे हैं ना, तो चलो प्रीपेड ही लगा लो, कोई इशू नहीं। ठीक है, ऐड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड। अब ये जो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड होता था, ये क्या होता था सर? एंड वाला होता था। बस ये चीज याद रखो, ऐड आउटस्टैंडिंग एट द एंड, लेस प्रीपेड एट द एंड। अब जो बाकी 2 आइटम्स है ना, वो इसकी उल्टी हैं। मतलब कि हम ऐड किसको करेंगे? इधर क्या किया था? प्रीपेड एट द एंड हमने क्या किया था? लेस। तो प्रीपेड एट द बिगिनिंग, प्रीपेड एट द बिगिनिंग को हम कर देंगे ऐड, और लेस किसको करेंगे सर? आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। बस ये चीज याद रखो। अगर आपने ये 2 चीज याद रख ली, ये दोनों इसके उल्टे हैं बस। और इधर आप देख सकते हो यही करना है। आगे आपको मैं क्वेश्चन भी दिखाता हूं इस तरह के, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हो, और एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछने वाला आपसे, मैं बता सकता हूं, गारंटी दे सकता हूं आपको। देख सकते हो ये आपके सामने क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। आपको बोला जाएगा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन ऑन द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपने बताना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा पैसा आएगा सब्सक्रिप्शन का। आपको बताया है कि साल भर की सब्सक्रिप्शन हमें आई है, साल भर की क्या, पूरे अभी तक इस साल हमें पूरे पीरियड में कितना पैसा आया सर? 1,01,000, जिसमें से देखो करंट ईयर का कितना? 96,000। पिछले साल का आया सर 3,000। सर 2,000 हमें एडवांस में आ गया 2014 में, 14 का। सर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द, देखो पीरियड देखो 2013 दिया हुआ इधर, तो ये एट द क्या हो गया सर? बिगिनिंग हो गया।
ये क्या हो गया सर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड हो गया। सर ये क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन एडवांस, ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, एडवांस मतलब कि प्री रिसीव्ड, रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगनिंग हो गया। अब इसी के बलबूते से हमने निकालना है। तो देखो पैसा टोटल कितना आया था सर, 1,01,000। मैंने आपको क्या बोला, एड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड। एड आउटस्टैंडिंग कौन सा सर, एंड वाला, लेस प्रीपेड वाला कौन सा सर, एंड वाला। एंड वाला आउटस्टैंडिंग मैंने ऐड कर दिया। लेस प्रीपेड, लेस प्रीपेड, ठीक है, मतलब कि हमें एडवांस में आ गया, जो रिसीव्ड इन एडवांस है एट द एंड, ये रहा। आप देख सकते हो ये आपका 2014 का कितना आ गया सर, 2000 पैसा हमें पहले का ही आ गया, तो इसलिए इधर हमने 2000 ले लिया। फिर इसी का उल्टा कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग जो एट द बिगिनिंग होगी उसको हम लेस कर देंगे, और आउट प्री रिसीव्ड एट द बिगिनिंग जो होगी उसको हम ऐड कर देंगे। बस इधर आपका आंसर आ गया। बस ये चीज है, होप सो क्लियर होगा। बस देखो इसको ना आप क्या करो, कॉपी पे एक बार लिख लो आगे, क्योंकि अब हमारे एमसीक्यू आने वाले हैं। एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चंस है, मैं आपको टाइम दूंगा, आप उसको कैलकुलेट करना, आपका अपने आप मोराइल बढ़ेगा, हाई बूस्ट होगा। अब करते हैं आपके एमसीक्यू, होप सो आपको सब कुछ क्लियर होगा। देखो बैलेंस शीट बिल्कुल डिटो सेम बनती है उसकी तरह, बैलेंस शीट तभी मैंने नहीं कराई, बैलेंस शीट उसकी तरह डिटो बनती है। बात करते हैं अब एमसीक्यू की। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली शोज, मैं आपको बता चुका हूं, जल्दी से इसका आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में। तो सर इसका आंसर क्या होना चाहिए, दैट द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली शोज द डेबिट बैलेंस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांसैक्शन ऑफ, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से कौन सी ट्रांसैक्शन को रिकॉर्ड करता है। मैंने आपको बताया सर रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड करता है सभी नेचर्स की, कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू, लेकिन अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं सर, वो हमारी सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर की रिकॉर्ड करता है, दैट इज ए ऑप्शन। द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स बाय एनपीओ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सब्सक्रिप्शन का पैसा, मैंने आपको बताया सब्सक्रिप्शन का पैसा इज आर रेवेन्यू नेचर, तो रेवेन्यू नेचर सर कहां पे आएगा सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब कि ये ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन कैंसिल। अब उसकी डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। सर ये जो सब्सक्रिप्शन होती है इट इज आर इनकम, तो सर ये हमारी इनकम है, तो हमारे ऑब्वियस बात है ये कहां पे आएगा सर, क्रेडिट साइड पे आएगा। इसका आंसर आएगा सर बी ऑप्शन। डोनेशन रिसीव्ड फॉर ए स्पेशल पर्पस, जो आपका डोनेशन है आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लेते हो, तो वो कहां पे आएगा, जब स्पेशल पर्पस आ गया। मैंने आपको क्या बता दिया सर, ये कैपिटल नेचर का हो गया, तो कैपिटल नेचर का हो गया सर, कैपिटल नेचर के हमारे आते हैं सर बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट वाले ऑप्शन आपको इधर दिख रहे हैं, देखो पहला ऑप्शन कैंसिल, ये वाला ऑप्शन कैंसिल, हमारे पास बचे दो। अब कौन सी साइड पे आएगा सर, ये हमारा एक होगा बैलेंस शीट में आएगा और साथ में सेपरेट अकाउंट बनेगा इसका, ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा सर, बी ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन, एनपीओ प्रिपेयर, एनपीओ क्या प्रिपेयर करता है इनमें से सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। सिक्स्थ क्वेश्चन, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसकी समरी है, अभी मैंने आपको बताया दैट इट इज अ समरी ऑफ कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाय अ क्लब आर शोन, जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में आ गई है, ठीक है, तो क्लब के लिए क्या है सर, ये तो टेंशन है, एडवांस में आ गई है, तो अगर सर टेंशन है उसको हम कहां पे डालेंगे सर, लाइबिलिटी वाली साइड। डोनेशन रिसीव्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस या स्पेशल पर्पस, उसको हम कहां डालेंगे, वो हमारी क्या है सर, लाइबिलिटी है, क्योंकि फॉर एग्जांपल किसी ने टूर्नामेंट के लिए डोनेशन दी है, तो हमारी लाइबिलिटी है, ये पैसा हम टूर्नामेंट में ही यूटिलाइज कर सकते हैं और कहीं यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी, ठीक है। साथ में कैपिटल रिसिप्ट भी है, तो देखो इसमें कैपिटल भी रहेगा, कैपिटल ये भी रहेगा लाइबिलिटी, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपकी रहेगी, ठीक है, मेन चीज ये है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आपके इधर कैपिटल रिसिप्ट ही रहेगा इधर। आगे बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है सर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज आर रियल अकाउंट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर इज, ठीक है, तो वो क्या होगी सर, हमारी लाइबिलिटी होगी। देखो ये तो ऑप्शन वो नहीं था, कैपिटल रिसिप्ट। इफ देयर इज ए मैच फंड देन मैच एक्सपेंसेस एंड मैच इनकम्स आर ट्रांसफर टू, ठीक है,
इट विल ट्रांसफर टू लाइबिलिटीज ऑफ बैलेंस शीट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय अ स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन। देखो एनुअल फंक्शन आ गया सर, ये हमारा स्पेशल पर्पस के लिए आ गया, तो स्पेशल पर्पस इज कैपिटल रिसिप्ट, तो इट इज अ लाइबिलिटी। ए ऑप्शन इज द राइट वन। 13 द अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फी रिसीव्ड बाय अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इफ इट इज रिसीव्ड रेगुलरली इट इज शोन इन द फॉलोइंग। अगर वो रेगुलरली आपके पास आ रही है तो डेट इज आर रेवेन्यू रिसिप्ट। सर रेवेन्यू रिसिप्ट है तो रेवेन्यू रिसिप्ट को हम कहां में डालेंगे सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कौन सी साइड सर, क्रेडिट साइड, इनकम वाली साइड। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इसे अभी हम वो पढ़ चुके हैं सर, रियल अकाउंट। ठीक है, इधर रियल आएगा, नॉमिनल नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें आपका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, ये आंसर इसका गलत है। क्रेडिट साइड बैलेंस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील। क्रेडिट साइड बैलेंस, ठीक है, बैलेंस वर्ड यूज हो रहा है, जेकेएसएसबी की तरह नहीं है कि उधर हाँ आपका आ गया कि पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ए डेबिट साइड एंड दिस दिस एंड दिस। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है मैंने, क्रेडिट साइड बैलेंस, मतलब कि जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा है ना वो क्रेडिट साइड आ रहा है, तो इसका मतलब क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ रहा है। तो क्रेडिट साइड पे बैलेंस हमारा कौन सा था सर, हमारा आपका आता है डेट इज आर प्रॉफिट। हमारा क्या आता है, सरप्लस। आप खुद देख सकते हो इस साइड हमारा क्या आता था सर, नेट प्रॉफिट आता था। नेट प्रॉफिट को हम इधर ट्रांसफर कर देते थे तो वो हमारा ये होता है हमारा क्रेडिट बैलेंस। तो एक क्रेडिट बैलेंस हमारा क्या कहलाता है, नेट प्रॉफिट, या इसमें हम कहें सरप्लस कहलाता है। तो सरप्लस का मतलब क्या है सर, सरप्लस का मतलब है इधर हमारी इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कैपिटल रिसिप्ट। अब कौन सा आपका कैपिटल रिसिप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डेट इज आर लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर, जो आपने साल भर में सब्सक्रिप्शन रिसीव की तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेट इट इज आर लाइबिलिटी। सब्सक्रिप्शन, अब ये आपका आया एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ध्यान से समझना कैसे करेंगे। देखो हमारा क्या दिया सर, 40,000 हमें दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। एक हमें दिया आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब बिगनिंग में है, बिगनिंग में 1500 है सर। बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग 1500 है तो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग वाला क्या होता था सर, माइनस होता था, तो इसके साथ मैं माइनस ला देता हूं सर। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, ठीक है, एट द एंड ऑफ द पीरियड, तो ये हमारा क्या हो रहेगा सर, पीरियड प्लस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, मतलब एडवांस में हमें रिसीव्ड होगी, तो इसको हम क्या करेंगे सर, माइनस। मतलब कि देखो आप कर सकते हो, आपके पास अगर कैलकुलेटर है आप कर सकते हो 40,000 में से 1500 माइनस कर दो, 2000 प्लस कर दो, फिर 800 फिर से माइनस कर दो। आप देख सकते हो हमारा इसका आंसर आता है 39700, तो इसका आंसर क्या रहेगा सर, बी ऑप्शन। ठीक है, इसको माइनस कर दो, इसको भी माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो ये 19 को क्वेश्चन का आंसर आप खुद लिख के बताएंगे, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, आपने कैलकुलेट करना है, अपना टाइम लीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन आप सॉल्व जरूर कीजिएगा। इफ अ जनरल डोनेशन ऑफ ह्यूज अमाउंट इज रिसीव्ड बाय अ स्कूल, दैट डोनेशन इज ट्रीटेड एज, इधर लिखा हुआ है ह्यूज अमाउंट, ठीक है, ध्यान से देखना, इधर लिखा है ह्यूज अमाउंट। अगर आपका जनरल डोनेशन ह्यूज अमाउंट होता है, बड़ा पैसा होता है, तो उस जनरल डोनेशन को हम डालते हैं इन आर कैपिटल रिसिप्ट, दैट इज आर लाइबिलिटी। In case of specific fund is maintained the expenses exceeding the amount of the flutes, जब आपके जो खर्चे हैं वो आपके फ्लूट से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। मतलब कि फॉर एग्जांपल मुझे एक एनुअल फंक्शन के लिए पैसा मिला था 1 लाख, लेकिन मेरा जो खर्चा है वो 1.5 लाख हो गया, खर्चा ज़्यादा हो गया, इतना मेरे पास फंड नहीं था, तो वो हम कहाँ पे डाल देंगे सर, डेबिट साइड पे डाल देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज, तो क्या वो शो करता है सर, वो हमें शो करता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा, दैट इज सरप्लस और डिफिसिट। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज पार्टनरशिप फर्म। 24 लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय अ क्लब इज शोन एज, तो इट इज शोन एज इन बैलेंस शीट एज अ कैपिटल इनकम। द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटी इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, ठीक है, नॉन ट्रेडिंग यूज हो गया, मैंने आपको बताया, इसमें कैपिटल लिखते हैं, इसमें लिखते हैं कैपिटल फंड। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपीओ, एनपीओ का मेन ऑब्जेक्टिव टू सर्व द सोसाइटी। अब यह भी ध्यान से समझना, कहता है इफ द मेंबरशिप फी इज 5,000 रॉन्गली ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू रिसिप्ट,
मतलब कि इसमें हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल आ गया। कैपिटल का खर्चा, कैपिटल रिसिप्ट को हमने रेवेन्यू रिसिप्ट लिख दिया, तो ये एरर हमें क्या शो करेगा? देखो, लाइफ मेंबरशिप फी को हम क्या करते हैं एक्चुअल में, लाइफ मेंबरशिप फी को हम करते हैं एक्चुअल में कैपिटल में कोई इसका नुक्स नहीं रहता, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, इसको हम सिंपली लाइबिलिटी वाली साइड पे लिखते हैं। अगर हम सिंपली बात करें, अगर हमने इसको लाइफ मेंबरशिप फी को एज ए रेवेन्यू रिसिप्ट ले लिया, मतलब कि हमने इसको कहां पे डाल दिया सर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली साइड डाल दिया, इनकम वाली साइड डाल दिया। तो ऑब्वियस ही बात है, इनकम वाली साइड डाल दिया तो इससे क्या होगा सर? 5,000 हमारी इनकम एक्स्ट्रा शो करेगा। तो इससे क्या होगा? नो इफेक्ट पड़ेगा कैपिटल फंड पे, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन सरप्लस जो होगा हमारा 5,000 ज्यादा शो करेगा, ठीक है। 28 when the tournament expenses incurred are more than the tournament fund, then the excess amount is transferred to। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी ऊपर, मैंने एनुअल फंक्शन की दी थी। एनुअल फंक्शन का खर्चा पैसा था हमारे पास 1 लाख, लेकिन हमने खर्चा कर दिया 1.5 लाख, तो वो जो 50,000 था वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट कर देते। 29 कैपिटल फंड इज कैलकुलेटेड। तो कैपिटल फंड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जस्ट लाइक अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके लेक्चर खत्म। तो क्या है? दैट प्रॉपर्टी रिसीव्ड एज द रिजल्ट ऑफ द विल ऑफ अ डिजीज पर्सन, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कभी का लॉटरी लग जाती है, कोई अपनी विल, अपनी वसीयत में लिखा जाता है कि मेरी डेथ के बाद मैं जितनी प्रॉपर्टी है इस ट्रस्ट को दे दी जाए, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं सर? लेगेसी, ठीक है। होप सो आपको क्लियर होगा। ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम इधर से आपको क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। मैंने आपको टॉप मोस्ट एमसीक्यू इधर करा दिए हैं, प्रॉपर नॉलेज आपको दे दिया एनपीओ के बारे में। होप सो आपको सब कुछ समझ आई होगी। जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगा आपका ये लेक्चर खत्म कर दूं। संडे को मैं एक बड़ी क्लास आपके लिए ऑर्गेनाइज करूंगा, जिसमें आपके थोड़े से डाउट्स भी लेंगे, लाइव आने की कोशिश करूंगा ताकि आपके कोई भी डाउट्स है वो आप हमसे पूछ सके। तो गाइज आज का अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइज आज से इतना ही, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ।